शुरू करें? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा मैं, बट चलो। यस, फेज डायग्राम आई आल्सो फील। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इग्नियस रॉक, तो एक जनरल डेफिनेशन जो दिमाग में आती है सबके, शुरुआत में थोड़ा सा मैं अभी थ्योरी पार्ट ही ले रहा हूँ। तो जब भी कोई दिमाग में इग्नियस की बात आती है तो ये बेसिक नोशन है कि जिस चीज में भी मेल्टिंग इन्वॉल्व होगी उसको हम इग्नियस प्रोसेस बोलेंगे, राइट? समथिंग दैट हैज मेल्टिंग और मेल्ट इन्वॉल्व इन इट, या तो उस मेल्ट से क्रिस्टल बन रहे हैं या उस मैग्मा से क्रिस्टल बन रहे हैं, या फिर वो जो रॉक है वो मेल्ट हो रहा है, समथिंग रिलेटेड टू दैट, जहां पे मिनरल अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इग्नियस। ठीक है? उससे जो रॉक बनते हैं, वी कॉल दोज रॉक्स एज इग्नियस रॉक्स, राइट? तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूं कि मैग्मा वर्ड जब आप सुनते हो क्या आता है दिमाग में? व्हाट इंक्लूड्स मैग्मा? मैग्मा में क्या क्या आता है? हुँ? एकदम फ्रैंकली फ्रीली होके बोलो, जैसे तुम बात कर रहे हो किसी से। तो कोई डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। तो जब मैग्मा सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है? ओके, मोल्टन लिक्विड जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मेटल्स हो सकते हैं। ओके। और मेल्ट? यस सर। हम्म। यस सर। तो मैग्मा और मेल्ट दोनों सेम? नो सर। वही वही पूछ रहा हूँ। पूर्णिमा कह रही है मॉल्टन हाई टेम्परेचर, मॉल्टन रॉक, मेल्ट समथिंग मॉल्टन। तो लेट्स गो टू डेफिनेशन। अब यहां पे समझो, जब भी हम मैग्मा की बात करते हैं, ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म जिसमें मिक्सचर भी आता है, मतलब मेल्ट भी आता है, क्रिस्टल भी आता है, और अगर कोई गैस है तो वो भी इंक्लूड होती है। जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि मैग्मा जब सरफेस पे होता है, हाँ, मैग्मा जब सरफेस पे होता है तो उसको लावा बोलते हैं, लेकिन लावा में मोस्टली गैसेस निकल जाती हैं बाहर, राइट? मैग्मा जब सरफेस पे आता है तब तक गैसेस सिस्टम छोड़ देती हैं, वॉलेटाइल के फॉर्म में वो बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो डीप डाउन द अर्थ सरफेस होता है तो गैस उस हाई प्रेशर पे डिजॉल्व रहती है मैग्मा। तुमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक आप सबने पिया होगा, तो जो सोडा होता है वो हाई प्रेशर में डिजॉल्व रहता है लिक्विड में, राइट? टेम्परेचर कम करने से और प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो अर्थ के नीचे हम टेम्परेचर तो कम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो गैस डिजॉल्व रहती है मैग्मा में। लेकिन जब वो मैग्मा सरफेस पे आता है या सरफेस की तरफ आता है तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता है, राइट? और वो गैस जो डिजॉल्व थी वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि जब प्रेशर कम होता है ना तो गैस एक्सपैंड करती है, तो उस एक्सपेंशन से वो रिलीज हो जाती है। तो मैग्मा जब हम बोलेंगे तो किसी भी रॉक का जो मैग्मा है या किसी भी कोई भी मैग्मा है, उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो, प्लस अगर कोई क्रिस्टल है तो वो, और अगर कोई गैस है तो वो भी मैग्मा में इंक्लूड होती है। लेकिन जब हम मेल्ट की बात करते हैं तो मेल्ट जो है वो मॉल्टन स्टेट होता है। केवल उसमें, मतलब जो तुम्हारा मैग्मा है उसमें से जो केवल लिक्विड वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज मेल्ट। समझे? जो लिक्विड पार्ट है वही मेल्ट होता है, उसमें कोई भी सॉलिड या कोई गैस एसोसिएटेड है वो नहीं ले रहे, केवल जो लिक्विड वाला पार्ट है वो ले रहे। ठीक है? क्लियर? तो मैग्मा और मेल्ट, वैसे नॉर्मली मैग्मा और मेल्ट ऐसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लोग, बट ये आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला।
कभी वही क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैग्मा और मेल्ट में क्या अंतर होता है, क्या होता है, वो कुछ नहीं पूछेगा. बट दिस शुड बी क्लियर इन योर हेड कि मैग्मा इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड मेल्ट इज जस्ट द मॉल्टन पार्ट ऑफ द मैग्मा. ठीक है. नाउ हम इग्नियस पेट्रोलॉजी में व्हाट वी डू इज वी डू एनालिसिस. हम एनालिसिस करते हैं इग्नियस रॉक का, या उसका हम किसी तरह से कॉम्पोजिशन समझने का ट्राई करते हैं. तो दो तरीके हैं कॉम्पोजिशन समझने के. पहला, जियोकेमिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है यू एक्चुअली गिव सम नंबर्स. तुम कुछ नंबर ही दे दो, जैसे तुम बोल दो कि SiO2 इतने परसेंट है या इतना है, या तुम्हारा MnO2 FeO2 जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब कितने कितने अमाउंट में है उस रॉक के अंदर, परसेंटेज के फॉर्म में. राइट. in terms of percentages you can tell what is the quantitative analysis of a rock. right. और ये करना आजकल सिंपल हो गया है बिकॉज तुम रॉक को लो. कैसे होता है वैसे एनीवन? अगर मेरे को रॉक का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो क्या प्रोसेस होता है लैब में? XRF, एक्सरे डिफ्रैक्शन. नहीं नहीं, आप क्या करते हो, रॉक को तुम लेते हो, उसको पाउडर बना लेते हो उसका. राइट. अच्छे से मिक्स कर लेते हो. नहीं नहीं, थिन सेक्शन नहीं. मिक्स कर लिया. आपने एक मशीन का नाम सुना होगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर. सुना है? मास स्पेक्ट्रोमीटर. उसमें वो पाउडर डाल दो और वो थोड़ी देर में, कुछ टाइम लगता है उसको रन करने में, और वो तुम्हें बता देगा कि उसमें कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं और कितने हैं. इन अबंडेंस उनका बता देगा परसेंटेज के फॉर्म में. राइट. तो ये सिंपल हो चुका है कि आपको सीधे सीधे सारे ऑक्साइड्स वगैरह बता देंगे. दूसरा होता है जो आपने बोला, थिन सेक्शन बना के जो देखते हैं, दैट इज मिनरलॉजिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, राइट, क्या टेक्सचर है. क्योंकि जियोकेमिकल एनालिसिस अगर तुमने बताया मेरे को, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि वो रॉक कहां बना है, क्योंकि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो तरह के रॉक होते हैं. राइट. गैब्रो जो होता है वो एक तरह से इंट्रूसिव रॉक है, और बेसॉल्ट उसी का एक्सट्रूसिव फॉर्म है. मतलब जो सरफेस पे बन रहा है वो बेसॉल्ट है, और जो नीचे बन रहा है वो गैब्रो है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन लगभग सेम है. करेक्ट. तो जो तुम्हें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा उसमें तो तुम्हें ऑक्साइड्स बता देगा. तो क्या तुम क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख के गैब्रो और उसमें अंतर बता पाओगे? थोड़ा सा टफ है ना, क्योंकि बस बेसॉल्ट में क्या नहीं होगा, बेसॉल्ट में वॉलेटाइल्स वगैरह की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो नहीं होंगे. बट अगर तुम उसका थिन सेक्शन देखोगे तो तुम देखते ही बता दोगे कि ये गैब्रो है, या क्योंकि गैब्रो विल बी बिगर साइज क्रिस्टल्स, और जो बेसॉल्ट है दैट विल बी वेरी फाइन ग्रेन्ड. राइट. तो टेक्सचर देख के ही तुम बता दोगे कि गैब्रो है या वो. तो मिनरलॉजिकल और टेक्सचरल एनालिसिस होता है दैट इज क्वालिटेटिव, और जियोकेमिकल होता है दैट इज क्वांटिटेटिव. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे ये है, दिस इज क्वांटिटेटिव. ठीक है. ये है नॉर्मल बेसॉल्ट, ऐसा दिखता है. राइट. दिस इज नॉर्मल बेसॉल्ट. अब इस बेसॉल्ट में SiO2 48.3% है. ठीक है. TiO2 2.591% है. Al2O3 ये सब पूरा दिया हुआ है. टोटल ये 100 के आसपास आना चाहिए. ठीक है. तो हमें सारे ऑक्साइड्स पता चल गए, इसमें क्या क्या ऑक्साइड्स हैं, फेरस कितना है.
अब एक एक आपने जेडी विंटर का नाम सुना है, राइट? तो जेडी विंटर ने एक शीट भी पब्लिक करी थी कि उसमें आप ये परसेंटेजेस डाल दो तो वो बता देगा कौन सा रॉक एनालिसिस करके। अगर इग्नियस है तो वो बता देगा कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स होंगे, राइट? इसे कहते हैं पूरा पूरा एनालिसिस करना रॉक का, ठीक है? बट चलो ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हें बता भी दिया। दिस इज क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जब हम करते हैं, क्वालिटेटिव जब तुम करते हो तो तुम हैंड स्पेसिमेन देखोगे, फिर थिन सेक्शन में देखोगे, राइट? यही क्वालिटेटिव है ना। या तो उसमें ग्रेन साइज देख रहे हो, फिर मिनरल्स देख रहे हो, ये क्वालिटेटिव है। तो उसमें थोड़ा सा जाते हैं। तो जब भी हम ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन करना है हमको, अब यहां पे शुरू होता है इग्नियस, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखो, हैंड स्पेसिमेन में जिसपे आपका ग्राउंड मास है, जो मतलब जो आपका मेन क्रिस्टल्स के साथ साथ जो आपका मेन ग्राउंड मास क्रिस्टल्स है, अगर उनको तुम नेकेड आई से देख सकते हो, राइट, दैट इज कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन्ड मिनरल, ठीक है? 3 mm से ज्यादा उसका साइज है, ठीक है? तो 3 mm से बड़ा जो क्रिस्टल का साइज है, दैट इज कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन्ड। और 3 mm आंख से देखना बहुत ही, तो पहली चीज तो ये कि क्या हम बड़े क्रिस्टल के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं ग्रेन साइज? नहीं, ठीक है? क्योंकि बेसॉल्ट में भी कुछ बड़े क्रिस्टल तो हो ही सकते हैं, ठीक है? हम हमेशा ग्राउंड मास से डिसाइड करेंगे। तो जैसे तुम यहां पे देखो, क्या ये, अगर ये बेसॉल्ट है, ध्यान से देखो, अगर ये बेसॉल्ट है तो क्या इसमें तुम्हें क्रिस्टल नहीं दिख रहे? ये है ना बड़े बड़े, दिख रहे हो? ये व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं, अब ये 3 mm से तो बड़े ही हैं, राइट? तो क्या इसको मैं कोर्स ग्रेन मिनरल बोल दूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि इन इनके बेसिस पे डिसाइड ही नहीं होता है। डिसाइड होता है ग्राउंड मास, जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है इसमें, उसके बेसिस पे। समझे? तो दैट इज द डिफरेंस। सो वेन एवर यू डू ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द ग्राउंड मास। तो ग्राउंड मास के क्रिस्टल अगर 3 mm से बड़े हैं तो यू विल पुट इट इन द कोर्स ग्रेन क्रिस्टल्स। इंडिविजुअल ग्राउंड मास क्रिस्टल्स आर टू स्मॉल टू आइडेंटिफाई विद द नेकेड आई, लेकिन 1 mm से बड़े हैं। 1 mm से बड़े, 3 mm से छोटे जो होते हैं उसको तुम आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन थिन सेक्शन में दिख जाएगा, वो हो गया मीडियम ग्रेड। और अगर जो तुम्हारे क्रिस्टल हैं वो इतने छोटे हैं जिसमें आप बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, टू स्मॉल टू सी, मतलब लेस देन 1 mm, दैट विल फन कम अंडर फाइन ग्रेन्ड। और उससे भी कम होता है जब एकदम तुरंत क्रिस्टलाइज होती है कोई चीज, जैसे पिलो बेसॉल्ट। पिलो बेसॉल्ट सुना है सबने? अब पिलो बेसॉल्ट अंडर वाटर जो वॉल्केनो है, वो जैसे ही निकला और तुरंत वो पानी में ठंडा हो गया, दैट विल गिव यू अ ग्लासी टेक्सचर। रैपिड कूलिंग, यस, एकदम रैपिड। दैट विल गिव यू फाइन ग्रेन से भी कम नीचे ग्लासी क्रिस्टल। आपने मिरर्स देखे? मिरर कैसे बनते हैं बताओ? किसी ने मिरर फैक्ट्री देखी है? जो भी आपके कांच बनते हैं, जो घर में आप लोग विंडोज में यूज करते हो, वो बनता कैसे? हम्म? सैंड को मेल्ट करके रैपिड कूल करते हैं, तब ग्लासी क्रिस्टल आता है, राइट? ऑब्सीडियन तो उस रॉक को कहते हैं जिसका ग्लासी टेक्सचर होता है, लेकिन जो फैक्ट्री जहां पे मिरर्स बन रहे हैं वहां पे मेल्ट करके तुरंत कूल करोगे, उसका कुछ प्रोसेस होगा। बट यही चीज यूज कर रहे हैं, यही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, रैपिड कूलिंग वाला। ठीक है? ओके।
Very fine grained and glassy rocks look enormously dark for their composition or even black. ठीक है, वेरी फाइन क्रिस्टल्स और ग्लासी रॉक जो होते हैं हैंड स्पेसिमेन में देखोगे तो वो डार्क कलर के दिखते हैं. ठीक है. ओके, नाउ तो ये हो गया मेरा ग्रेन साइज का क्लासिफिकेशन. अब थोड़ा सा मिनरल का क्लासिफिकेशन देखेंगे. जैसे आपने आइडेंटिफाई करना, क्वालिटेटिव कर रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम थिन सेक्शन में देख रहे हो, तुमको मिनरल्स मिल रहा है, क्वार्ट्ज मिल रहा है, फेल्डस्पार्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो उस बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई किया गया. ध्यान से देखो. वन इज योर फेल्सिक. फेल्सिक वर्ड का मतलब है लाइट कलर्ड मिनरल्स. ध्यान देना, लाइट कलर्ड मिनरल्स. इसमें तुम्हारा क्वार्ट्ज आ गया, फेल्डस्पार आ गए, फेल्डस्पाथोइट आ गए और मस्कोवाइट आ गया. ठीक है, फेल्डस्पाथोइट्स क्या है? जब SiO2 का जो परसेंटेज है वो काफी कम होता है, राइट, तो फेल्डस्पाथोइट्स बनते हैं. ठीक है, तो फेल्सिक मिनरल जितने भी हैं, फेल्सिक इज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, फेल्डस्पाथोइट एंड मस्कोवाइट. देन अनदर टाइप इज मैफिक. मैफिक में लो टेम्परेचर मिनरल से मतलब फेल्सिक मिनरल वो है जो लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करते हैं, राइट. तो उसमें तो अभी हम और डिटेल में जाएंगे. अब देखो, तो मैफिक इज डार्क. फेरोमैग्नीशियन जो डार्क कलर आता है वो मेनली Fe, Mg और Mn की वजह से आता है. ये तीन जो है ये गिव्स डार्क कलर टू द मिनरल. ठीक है, तो जैसे ओलिवीन आपका प्योर मैग्नीशियम या आयरन सिलिकेट है. पायरोक्सिन वेदर इट इज क्लाइनो और ऑर्थोपैरोक्सिन, इट इज Mg2SiO3 वाला कॉन्सेप्ट. एम्फीबोल, बायोटाइट, ओपेक्स. ओपेक्स मतलब ऑक्साइड्स जो तुम्हारे आइसोमेट्रिक में लाई कर मेनली जो ऑक्साइड्स हैं दैट आर ओपेक्स. तो ये तुम्हारे हो गए, ऑल दीज आर मैफिक मिनरल्स. ठीक है, डार्क कलर्ड मिनरल्स. तो इनके बेसिस पे तुम्हारा एक शेड बनेगा ना, व्हाइट से लेके डार्क तक का, राइट. एक शेड आएगा ना रॉक में. अगर अगर इसी बेसिस पे हमें वो करना है तो कलर के इंडेक्स के बेसिस पे, तो कलर का इंडेक्स बनाया गया है. कलर का इंडेक्स ये है, सही है. तो जितना ज्यादा मैफिक मिनरल होगा इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, तो कलर इंडेक्स गोज फ्रॉम 0 to 90 in which 0 is hololeucocratic, 0 से 10 hololeucocratic, 10 to 35 is ल्यूको माने लाइट कलर. ठीक है, 35 to 65 is your mesocratic, 65 to 90 is your melanocratic और 90 से ज्यादा is your holomelanocratic. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मैफिक कलर, ये परसेंटेज ही बता रहा है. अगर तुम्हारा 0 से 10% मैफिक मिनरल्स हैं तो तुम्हारा फेल्सिक में आ गया. 10 to 35 ल्यूकोक्रेटिक. ये तो कलर इंडेक्स M जो डिफाइन किया है, ये M इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परसेंटेज ऑफ मैफिक मिनरल. ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैफिक मिनरल के बेसिस पे बनाया गया. वहीं से ये टर्म आता है फेल्सिक विच इज 0 to 50%, 0 to 50, फिर 90 और 90 से ज्यादा इज अल्ट्रा मैफिक और ये मैफिक. ठीक है, तो मेसोक्रेटिक जो रॉक है, ये चीज समझो, मेसोक्रेटिक रॉक फेल्सिक भी हो सकता है और मैफिक भी हो सकता है. यस और नो?
क्या ये चीज समझ में आती है? मेसोक्रेटिक रॉक जो है दैट कैन बी फेल्सिक ऑल्सो एंड मैफिक ऑल्सो। इतना फेल्सिक पार्ट मेसोक्रेटिक है और इतना मैफिक पार्ट मेसोक्रेटिक है। बट मेलेनोक्रेटिक जो है वो मैफिक ही होगा और होलो मेलेनोक्रेटिक अल्ट्रा मैफिक होगा। ठीक है, तो जो ये टर्म है, टर्म पे ध्यान देना। जो फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक, ये जो तीन टर्म है, दीज आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मैफिक मिनरल्स। ये मिनरल के बेसिस पे है, समझ में आया? अगर लाइट कलर्ड मिनरल ज्यादा है तो, लाइट कलर मिनरल ज्यादा है तो फेल्सिक, थोड़े और ज्यादा है तो मैफिक, और बहुत ज्यादा है तो अल्ट्रा मैफिक। इज दिस क्लियर? लाइट कलर मिनरल बहुत ज्यादा है तो मैफिक, तो फेल्सिक। डार्क कलर मिनरल थोड़े ज्यादा है तो मेसो मैफिक, और बहुत ज्यादा है वो तो अल्ट्रा मैफिक। तो 90% से ज्यादा अगर तुम्हारा ओलिवीन, एम्फीबोल और ये वाला जो कैटेगरी है, इन तीन चारों की कैटेगरी अगर 90% से ज्यादा है तो अल्ट्रा मैफिक में जाएगा। ठीक है, और ये है कलर। तो ये कलर के बेसिस पे है। ल्यूको मतलब लाइट कलर्ड, मेलेनो मतलब डार्क कलर्ड, होलो मेलेनो मतलब काफी डार्क हो गया, होलो ल्यूको काफी लाइट हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, फिर एक कैटेगरी ऑफ टर्म होता है विच इज कॉल्ड एज एसिडिक एंड बेसिक रॉक। समझ आया? एसिड रॉक, इंटरमीडिएट, बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक। कई बार कई बार आपने अल्ट्रा बेसिक को अल्ट्रा मैफिक भी बोला होगा, ये सुनो, राइट? बट एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपको इसमें कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझो। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। बट अगर मैफिक मिनरल्स का अमाउंट 90% से ज्यादा है तो ही अल्ट्रा मैफिक बोलना है, समझे? मतलब ये जो टर्म है ना, फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक, दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ SiO2 परसेंटेज, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मैफिक मिनरल्स। क्या ये चीज समझ में आती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये। ठीक है, when you are doing analysis on the basis of SiO2 percentage, then you will call the rock as acidic, intermediate, basic or ultra basic. तो if your SiO2 content in the rock, मतलब ये वैल्यू कहां से निकलेगी? ये तो क्वांटिटेटिव से निकलेगी ना। अभी हमने पहले देखा ना, SiO2 का नंबर तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ही निकलेगा। जैसे यहां पे 48.3 है, राइट? तो 48.3 किस कैटेगरी में आया? यहां पे इंटरमीडिएट, एसिडिक, बेसिक या अल्ट्रा बेसिक? 48.3 बेसिक में आया ना, यहां पे कहीं 48 होगा। तो बेसॉल्ट अल्ट्रा बेसिक है, क्या बेसॉल्ट अल्ट्रा मैफिक हो सकता है? डिपेंड अपॉन कि कितने उसमें मैफिक मिनरल्स हैं। इज दिस क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम अल्ट्रा बेसिक तभी बोलोगे, या अल्ट्रा बेसिक या एसिडिक या इंटरमीडिएट, ये जो टर्म है ये तभी बोलोगे जब तुम्हें SiO2 पता है कितना है। नहीं पता तो ये तुम नहीं बोल पाओगे। क्लियर? जब तक तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कितना परसेंटेज है SiO2 का, यू कैन नॉट कमेंट ऑन वेदर इट इज इंटरमीडिएट, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक और एसिडिक रॉक, राइट? इसी तरह इफ यू डोंट नो द परसेंटेज ऑफ मैफिक मिनरल्स present, you cannot comment whether it is felsic, mafic or ultra mafic. ठीक है, अब ये कोरिलेशन है कि जो एसिडिक रॉक होते हैं वो नॉर्मली फेल्सिक होते हैं, ये सबको पता होगा, राइट? लेकिन तुम डिसाइड इस बेसिस पे नहीं करोगे क्योंकि उस पे तुम्हें वो कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मैं तुम्हें एक दिखाता हूं एग्जांपल, ये दिख रहा है सबको?
तो पहले हम एक तरह से ग्रेन साइज का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ में आ रहा है सबको? तो क्वेश्चन कह रहा है अ थिन सेक्शन ऑफ एन इग्नियस रॉक। तो तुमने थिन सेक्शन देखा, उसमें इग्नियस रॉक है जिसमें फिनोक्रिस्ट है। फिनोक्रिस्ट मतलब बड़े साइज के बिंदु, ठीक है। फिनोक्रिस्ट का साइज है 2 to 6 मिलीमीटर and consisting of a ground mass consisting of a crystal less than 0.05 मिलीमीटर इन साइज। 0.05 मिलीमीटर इन साइज से छोटे ग्राउंड मास के क्रिस्टल। तो तुम इस रॉक को कैसे डिस्क्राइब करोगे? सोच के बोलना। फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन या कोर्स ग्रेन? इस रॉक फाइन ग्रेन बोलोगे, क्योंकि इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता कि फिनोक्रिस्ट का साइज क्या है। वी डू नॉट डिसाइड ऑन दिस बेसिस, राइट? वी आर डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मास विच इज लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 मिलीमीटर इज फाइन ग्रेन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सर बोलो। सर जब प्रैक्टिकल में सर वो जो सैंपल देखते तब तो कोर्स ग्रेन के बेसिस पर बोलते ना सर, ये कोर्स है कि फाइन है कि ग्रेन है, तो तब तो मैट्रिक्स का नहीं देखते ना सर साइज। नहीं, मैट्रिक्स का ही देखा जाता है। सर ऐसा बताते तो नहीं फिर वो मैट्रिक्स का साइज देखकर कोर्स फाइन, वो तो बता रहा हूं डायरेक्ट ना मैं। मतलब। अच्छा फेनर देखो, दो चीजें होती हैं। टेक्सचर तुम फेनेरेटिक होता है एक वर्ड। तो तुम क्या देखते हो इग्नियस रॉक में? तुम्हें अगर हर क्रिस्टल का जो ग्राउंड मास है वो भी अगर तुम्हें बड़ा दिख रहा है, तो बड़े वाले तो और बड़े होंगे, बड़े बड़े क्वार्ट्स भी होंगे उसमें, बट तुम उस पर डिसाइड नहीं करोगे। डिसाइड तुम ग्राउंड मास पे ही करोगे। बट वो भी बड़ा दिख रहा है तो वो अपने आप कोर्स ग्रेन्ड हो गया, ठीक है। तो डिसाइड लेकिन ग्राउंड मास पे ही करना है। आई होप दिस मेक सेंस नाउ, ठीक है। नाउ बिल्कुल अगला जो हम करने वाले हैं उसको सोच समझ के करना, ठीक है। ठीक है, ये बताओ। तो ये कोर्स ग्रेन एक रॉक सैंपल है मेरे पास, जिसमें 40% ऑगाइट है, 55% एंस्टाटाइट है और 5% प्लेजियोक्लेस है। कौन कौन सा वर्ड, इस जो चारों वर्ड दिए हुए हैं इसमें से कौन सा वर्ड तुम उस रॉक के आगे लगा सकते हो? हम्म, वापस मैं वो टेक्स्ट वो दिखाऊं, परसेंटेज वाला दिखाऊं चार्ट की? बी एंड सी, ठीक है। एक आंसर मेरे पास आया है देवव्रतो मंडल का, ही इज सेइंग बी एंड सी। ये देखो, इसके बेसिस पे डिसाइड करना है अब। तो जो सोच रहे हो तो मेरे को बताओ क्या सोच रहे हो। रिपन तुम क्या सोच रहे हो कि कैसे डिसाइड करोगे? सर पहले तो अगर देखो तो ऑगाइट एंथ्रासाइट पायरोक्सिन्स ग्रुप से है, सो डार्क कलर मिनरल्स ही है मोस्टली, और प्लेजियोक्लेस 5% है, तो परसेंटेज ऑफ डार्क कलर मिनरल्स हाई है। और तो मेलानोक्रिटिक हो सकता है। और दूसरा है कि मेलानोक्रिटिक है तो बेसिक बेसिक रोग हो सकता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेलानोक्रिटिक या होमोमेलानोक्रिटिक होगा सर, होमोमेलानोक्रिटिक एंड बेसिक टू इंटरमीडिएट रोग
बोल सकते हैं। तो ये बेसिक से इसमें से कौन सा यूज कर रहे हो? अल्ट्रा बेसिक है क्या? अल्ट्रा बेसिक तो सर नहीं लगता, क्योंकि SiO2 का परसेंटेज सब में 50% जो है, तो इट्स बेसिक ही बोलेंगे सर। तो ठीक है, एक मेरे पास तिवारी का अभिषेक का आंसर आया है। अभिषेक बोल रहा है, क्या बोल रहे हो अभिषेक? AD, ठीक है, चलो लेट्स सी। मेरा 40% ऑगाइट, अगर एग्जैक्ट SiO2 निकालना है मेरे को कि SiO2 कितना है इसमें, तो 51.3% ऑगाइट में होता है SiO2, ठीक है, लेकिन उसका केवल 40% चाहिए मेरे को, राइट? तो 0.4 इंटू 51.3 प्लस 0.55 इंटू 50.9, राइट? इतना SiO2 एंस्टाटाइट से आएगा और इतना SiO2 ऑगाइट से आएगा, प्लस 0.05 इंटू 55.1। यहां से तुम सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट एक नंबर निकल के आएगा, निकाल लेना। लेकिन किसी भी चीज का एवरेज उसकी लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही रहता है ना, यस और नो, राइट? इसकी लोवेस्ट वैल्यू है 50.9 जो कि एंस्टाटाइट में है, और हाईएस्ट वैल्यू है प्लाजियोक्लेस में जो कि 55.1 है, राइट? SiO2 का जो इन तीनों का जो एवरेज आएगा वो इसी के बीच में कहीं पे आएगा। एग्जैक्ट चलो निकाल भी सकता हूं मैं, लेकिन मेरे को पता है कि 50.9 से कम नहीं होने वाला और 55.1 से ज्यादा नहीं होने वाला, राइट? तो अब मैं चार्ट में जाता हूं तो 55 और 50.9, राइट? 50 और इधर इसके आसपास रहेगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा ना कहीं, इधर लो 51 यहां पे, यहीं कहीं पे आएगा ना मेरा SiO2, राइट? तो या तो वो इंटरमीडिएट होगा या बेसिक होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या एग्जैक्ट वैल्यू आती है, करेक्ट? ठीक है, तो क्या अल्ट्रा बेसिक हो सकता है वो? अल्ट्रा बेसिक के लिए तुम्हें चाहिए लेस देन 40, लेस देन 45। अब लेस देन 45 तो हो ही नहीं सकता SiO2 इस रॉक में, तो ये अल्ट्रा बेसिक नहीं है। ये चीज क्लियर होती है सबको? इसमें कोई डाउट है क्या? एग्जैक्ट तुम बेसिक है कि इंटरमीडिएट है वो तुम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है? ये सॉल्व करके निकल आएगा। नाउ अल्ट्रा बेसिक नहीं है। अब लेट्स सी अल्ट्रा मैफिक। तो अगर इसमें 3 ही मिनरल हैं तो ये ऑगाइट क्या होता है? ये पायरोक्सिन है, राइट? एंसेटाइट क्या है? ये भी पायरोक्सिन है, राइट? और प्लाजियोक्लेस क्या है? मतलब चलो कहने का मतलब मेरा पायरोक्सिन मैफिक है, ये भी मैफिक है, और प्लाजियोक्लेस फेल्सिक है, यस और नो? तो मैफिक मिनरल का परसेंटेज कितना है? 40 और 55, टोटल कितना हुआ? 95% हुआ। तो 95% अगर मेरा है तो क्या होगा रॉक मेरा? 95 यहां पे आ रहा है, तो मेरा रॉक अल्ट्रा मैफिक होगा कि नहीं होगा? तो अल्ट्रा मैफिक सही है। तो ये चीज तुम समझ में आ रही है जो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई रॉक अल्ट्रा बेसिक नहीं है लेकिन अल्ट्रा मैफिक है, समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है, ठीक है? डोंट बी, ये मत सोचो कि अल्ट्रा मैफिक अल्ट्रा बेसिक एक ही चीज है, या अल्ट्रा मैफिक है वो अल्ट्रा बेसिक होगा, कोई जरूरी नहीं है। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। A rock can be ultramafic, but at the same time it is not ultra basic. Okay?
अब कलर इंडेक्स पे देख लेते हैं कि मेलानोक्रेटिक और होलो मेलानोक्रेटिक में क्या होगा, क्या आएगा इसमें से, क्या बोलूं इसको मैं, मेलानोक्रेटिक या होलो मेलन, तो होलो मेलानोक्रेटिक होगा, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें बी एंड डी। किसी ने दिया था, किसका किसका सही था ये, बी एंड डी? किसी ने दिया था बी एंड डी? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ठीक है, यू गेट द पॉइंट ऑल ऑफ यू, कि बी एंड डी कैसे होगा और किस बेसिस पे मेरे को डिसाइड करना है। तो अब ये नंबर थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए ना, क्योंकि ये अब तुम्हें अगर क्वेश्चन इस तरह का आया तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये तो डिमांड कर ही रहा है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि कहां से अल्ट्रा बेसिक शुरू होता है, कहां से इंटरमीडिएट शुरू होता है और कहां से एसिडिक शुरू होता है, करेक्ट। ये 3 नंबर पता होने चाहिए ना, 63, 52 और 45। यस और नो? तो ये चीज याद रखना। ऐसे याद रख सकते हो कि देखो 6, मतलब मैं बस अभी अभी मेरे को ये दिखा है, तो शायद तुमको भी ऐसे हो जाए कि 4, 5 और 6 लिख दो, राइट। और 3 और 2, 3 + 2 5। मैं जस्ट अभी अभी दिखा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर अगर याद रखने हो शायद ऐसे याद हो जाए तुमको, ठीक है। तो 45 के इधर अल्ट्रा बेसिक, ये इंटरमीडिएट, ये फेल्सिक, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 4, 5, 6, 3, 2, 5, 3 + 2 = 5। आई होप शायद इससे याद हो जाए, ठीक है। और ये वाला भी एटलीस्ट ये नंबर तो याद रखो, 50%, ठीक है, 90%। ये तुम्हारे फेल्सिक और मैफिक के बीच में आ जाएगा, फेल्सिक मैफिक और अल्ट्रा मैफिक के बीच में 50 और 90, ठीक है। ये 0 to 10 होलो ल्यूको ये कभी पूछा नहीं है, बट मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा कुछ कुछ, तो शायद आपका रिवीजन से याद हो जाए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट सर? कोई अल्ट्रा बेसिक रॉक एंड अल्ट्रा मैफिक दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कौशिक, ठीक है। उसमें ज्यादा अल्ट्रा मैफिक, ओलिवीन ज्यादा कर दो, इसमें ओलिवीन नहीं था ना, हाँ ओलिवीन बेसॉल्ट ले लो तो तुम्हारा हो जाएगा, अल्ट्रा बेसिक भी हो जाएगा, अल्ट्रा मैफिक। तो अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढ सकते हो तुम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसे ट्राई करना, मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? कैन वी मूव अहेड? अब यहां से आगे चलते हैं। तो अब हम जो क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं, जो आईयूजीएस ने दिया था, ठीक है। आईयूजीएस क्लासिफिकेशन एक स्कीम है ऑफ क्लासिफिकेशन, वन ऑफ दी स्कीम्स है। ऐसे एक TAS करके एक स्कीम होती है, टोटल अल्कली एंड सिलिका, एक वो स्कीम है, राइट, डिफाइन करने की। CIPW नॉर्म्स के बेसिस पे होता है वो TAS डायग्राम, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट आईयूजीएस और आगे अभी हमें टर्नरी फेज डायग्राम भी पढ़ने हैं, तो ये ट्रायंगुलर जो ग्राफ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर ग्राफ के बारे में कुछ चीजें समझो। ट्रायंगुलर ग्राफ जो है या टर्नरी जो ग्राफ है, इसमें 3 एंड पॉइंट होते हैं। एक ये एक्स, कुछ भी हो सकता है, ये ज्यादातर ये मिनरल्स होते हैं, तो एक्स, वाई और जेड 3 दिख रहे हैं सबको। ये नॉर्मल ग्राफ की तरह ही होता है, ठीक है। ये सबको सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, सेंटर तो क्या ही है, यहां पे सेंटर आएगा, राइट। ये तीनों यहां पे मीट करेंगे,
अब यहां पे दो चीजें समझने वाली है। ये एक्स जेड लाइन दिख रही है सबको, एक्स जेड लाइन, ऑल ऑफ यू कैन सी एक्स जेड लाइन। ये जो एक्स जेड लाइन है ये y से सबसे दूर है, राइट, फारदेस्ट फ्रॉम, जितनी भी लाइंस हैं, ये खूब सारी लाइंस है ना इसमें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ऐसे लाइंस हैं, ये सबसे दूर वाली लाइन है। इस लाइन पे y 0 हो जाएगा, 0%, ठीक है। और यहां से तुम जैसे ही y की तरफ जाओगे, तो जैसे तुम y की तरफ जाओगे y का परसेंटेज बढ़ना चालू होगा, राइट। तो इस पूरी लाइन पे y 10% है ऑन दिस, तो ये xz लाइन है, इस पे 0 है। नाउ यू सी दिस लाइन, ऑन दिस लाइन y is 10%, फिर ऑन दिस लाइन y is 20%, ऑन दिस लाइन y is 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और जैसे तुम इस पॉइंट पे आ गए तो y 100% हो गया, मतलब x और z 0 हो गया। इज दिस क्लियर? x और z 0 हो गया। तो हर पॉइंट का कुछ कॉम्पोजिशन होगा। जैसे मैं ए पॉइंट देख रहा हूं, अब जो ए पॉइंट है मेरा, ध्यान से देखना, ए पॉइंट पे मेरा y 20% है कि नहीं, इस लाइन पे है, इस पूरी लाइन पे y हमेशा 20 रहेगा, राइट। तो ए पे मेरा, ए के अगर मैं लिखूं, ए पे कॉम्पोजिशन y कितना है, 20%। अब ऐसे मैं देख सकता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे x कितना है, तो ये x वाली लाइन मेरी ये है जो x के मतलब परपेंडिकुलर लगभग। तो यहाँ पे x मेरा 70% होगा, यहाँ 100 होता है, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 80 हो गया, यहाँ 70 हो गया, तो मेरा x 70% है। तो मेरे को z निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा। ये 20 है, ये 70 है, तो z 10 ही बचेगा, और वो 10 आ भी रहा है, ये z की 10 वाली लाइन है, राइट। क्या ये समझ में आता है? अच्छा सर, वो x 70 कैसा है सर, और एक बार दिखा दीजिए। तो x यहाँ पे कितना होगा, 100%। यहाँ 100 होगा, इस लाइन पे कितना होगा, 90। इस पे 80। अच्छा, समझ गया। तो इस पे कितना होगा, 70। इज दिस क्लियर? यस सर। आई होप ये सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट? अब एक चीज और समझो, दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये वही ए पॉइंट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे x तुम्हारा 70% होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। x जो भी है, y जो भी है, z और y को देखो, z और y कितना है यहां पे, 20 और 10, ये सुनो, 20% y है और 10% z, 10% z है और 20% y है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि x को एक थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए x को भूल जाओ, जैसे तुम्हारा ये रॉक होगा, इसमें ऐसे देख लो, तो ये तुम्हारा x है लगभग 70%, ऐसे बना सकता हूं ना मैं, अगर मैं अलग अलग बना रहा हूं, तो x सबसे ज्यादा है 70%, ये z है मेरा 10%, और ये y है मेरा 20%, ठीक है। ये दिख रहा है सबको? अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि y और z मतलब x, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो x नहीं है, या मैं ये बोल रहा हूं कि y और z में क्या रिलेशन है,
क्या परसेंटेज कॉम्बिनेशन है y और z? तो तुम बोलोगे कि जो y है, नहीं 90-10 नहीं है। ध्यान से देखो, वही मैं बताना चाह रहा हूं आशीर्वाद, वही समझो ध्यान से। तुम्हें ये पता है कि z जो है और y जो है वो z का डबल है, राइट? रेशियो कितना है? 1:2 है ना। y डिवाइडेड बाई z इज 2:1, करेक्ट? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज, अगर y और z टोटल कितना हुआ, y प्लस z 3 हो गया, ऐसा नो रेशियो में या परसेंटेज में करना हो तो y प्लस z 30 हो गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इस 30% में कितना परसेंट y है, या इस 30% को अगर नॉर्मलाइज कर दूं मैं, इस पूरे को अगर 100 मान लूं, तो कितना y है? तो ऐसे समझो कि y 20 है आउट ऑफ 30, है कि नहीं? 30% जो ये रॉक है, उस 30% का 20% y है, ये सुनो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में, राइट, फ्रैक्शन में 2/3 आएगा ना निकल के। 2/3 को 100% में देखो तो 66.67% आएगा, करेक्ट? तो मेरा पॉइंट समझाने का ये है कि अच्छा 66.67 ये, तो 33.3334 वो होगा, 33 वो होगा, z z 33.33 होगा और y 66.67 होगा, और ये टोटल ये 100% होंगे, क्योंकि हम अभी x को भूल गए, हम y और z में ही देख रहे हैं। मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि ये लाइन दिख रही है सबको, ये डॉटेड लाइन, अच्छा ये जो, अब एक चीज और देखो, ये वाली लाइन दिख रही है वाई जेड, जो सबसे नीचे लाइन है बेस में, वाई जेड जो लाइन है, इस पे एक्स कितना है? व्हाट इज एक्स इन दिस? 0। तो इस लाइन पे जो भी रॉक होगा उसमें एक्स 0 होगा, राइट? तो ये जो कॉम्पोजिशन है, ये जो कॉम्पोजिशन है जिसमें तुम्हारा y, यहां पे ये y 100 है और यहां पे 67 हो गया, तो यहां पे y 67 है और यहां पे z 33 होगा, ये यही कॉम्पोजिशन है, राइट? तो y और z के बीच का जो रेशियो था, वो जो a पॉइंट पे था वही इस पॉइंट पे है। ये सुनो, कम ज्यादा हो सकता है, वाई जेड की अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच का रेशियो वही है, ए पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पूरी लाइन पे वाई जेड का रेशियो वही रहेगा। इज दिस क्लियर? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, इट डजेंट मैटर, ये चीज अच्छे से समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ट्राइंगुलर डायग्राम, कि इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट, it will always have y and z in this ratio, ठीक है? तो अगर मैं कोई और एक और लाइन बनाता हूं, लेट्स से मैं ये लाइन बनाता हूं,
ये लाइन दिख रही है ग्रीन वाली, इस लाइन पे ऑब्वियसली मैं इस तरफ गया हूं तो मेरा z बढ़ रहा होगा, राइट। अब हो सकता है यहां पे z 67 हो और y 33 हो जाए, ये भी हो सकता है, राइट। अब इस पूरी लाइन पे हर पॉइंट पे y और z का वही रेशियो होगा। इज दिस क्लियर? किसी को ये डाउट है? किसी को कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं a का रॉक बना रहा हूं तो कैसा बन रहा है, फिर से बना देता हूं, देखो ध्यान से। 70% a था, ठीक है, 70% a था, z 10% था, y 20% था। अब इसका बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इसी लाइन पे है तो a अभी भी 70% है, लेकिन अब z y 20 y 10 हो गया होगा और z 20 हो गया होगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अच्छा। तो ये लाइन बनाते कैसे हैं? अब ये समझ लो। आई थिंक ये बेसिक चीज समझ में आ गई है। अब ये समझो, तो देखो, इस पॉइंट से तीन ऐसी लाइन पास हो सकती है कि नहीं? एक पॉइंट, एक लाइन z से पास हो सकती है जो इस पॉइंट से होके जाएगी, ये सुनो। और सिमिलरली सिमिलरली एक लाइन x से भी पास हो सकती है, मतलब y से भी पास हो सकती है जो यहीं से होके जाएगी, करेक्ट। थोड़ी सी रफ बना रहा हूं बट समझने का ट्राई करना, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। ऐसी तीन लाइन होंगी ना, है ना। इसको मैं बोल देता हूं जेड पी, पी क्यू आर। तो मेरे को ये बताओ सब लोग सोच के, जेड क्यू पे, जेड क्यू लाइन दिख रही है सबको? किन दो किन दो चीजों का परसेंटेज रेशियो कभी चेंज ही नहीं होगा जेड क्यू लाइन पे? जेड क्यू लाइन पे एक्स और वाई के बीच का जो परसेंटेज है वो कभी चेंज नहीं होगा, करेक्ट। कोई भी पॉइंट हो, जो उनका रेशियो है एक्स और वाई के बीच में, वो हर पॉइंट पे वही रहेगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या है वो इस क्या है वो एक्स वाई रेशियो इस केस में? इस केस में वो रेशियो क्या है? हम्म ए का हमें पता है ना डेटा, एक्स कितना है 70, राइट। वाई कितना था 10, नहीं वाई था 20 और जेड था 10। तो कितना होगा एक्स और वाई का रेशियो? नहीं, थोड़ी सी गलती कर दी। 7/9 एक्स होगा और 2/9 वाई होगा, करेक्ट। सबको समझ में आता है? जो वाई पी लाइन है उसमें किन दोनों का हमेशा सेम होगा? एक्स और जेड। क्या होगा वो इस केस में? इस केस में वो क्या होगा, कितना परसेंटेज होगा या फ्रैक्शन होगा? एक्स होगा 7/8 और जेड होगा
1/8। वेरी गुड। इसको तुम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से कर दो, आ जाएगा, परसेंटेज में भी आ जाएगा। बट फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना इज नॉट अ बिग डील, 100 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो ये जो लाइंस है ना जिसपे कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, ये हमेशा एंड पॉइंट से ही शुरू होंगी। ठीक है, जिस पॉइंट से वो शुरू हो रही है या जिस भी एंड पॉइंट से वो शुरू हो रही है, बाकी दोनों मिनरल का रेशियो कांस्टेंट होगा। जैसे एक्स से जितनी भी लाइन निकल रही है उन लाइंस में वाई और जेड हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वाई से जितनी भी लाइन निकल रही है उसमें जेड और एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जेड से जितनी भी लाइन निकल रही है उसमें एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा। राइट, जो वैल्यू यहां पे है वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये ट्रायंगुलर डायग्राम रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक, कर लोगे? ओके, अब आते हैं हम IUGS क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, IUGS क्लासिफिकेशन, हाँ बोलो। सर अगर हमें कोई डायग्राम, कोई क्लॉक का कोई कंपोजिशन दिया हुआ है एंड वी नीड टू ड्रॉ ट्रायंगुलर डायग्राम, उसमें सर जो x5 के अलोंग द पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है डॉटेड लाइन से, अगर हम उस लाइन के पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं तो उस केस में कंपोजिशन मेरा सही आएगा या फिर नहीं? सही आएगा। तो जैसे तुमको दे दिया मैंने कि कुछ भी बोल दो, XYZ में कुछ भी नंबर बोलो, बस सम 100 होना चाहिए। x 60 कर लीजिए, 60%, y is 25, 25, बचा कितना? 15%। ठीक है, यही है ना आसिफ? यस सर। तो इसको मेरे को प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहली चीज, मैं x 60 है तो 90, 80, 70, 60, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया कि रॉक इस लाइन पे आएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज तुमको पता है कि मेरा z कितना है? 15%। 15 है, तो z मेरा चलो y इजी है क्योंकि नंबर लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, यस सर। तो y यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ 15 है, तो 25 बीच में होगा। ये सुनो, यस सर। तो इसके पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 25 ऐसे जाएगा, ये पॉइंट आ गया, यही है तुम्हारा Yes, sir. वो रॉक। और यही सर है। अगर इसमें तुम z देखोगे तो वो 15 ही आएगा। देखो 10 और 20 के बीच में 15, ये आ गया z। दिख रहा है? यस सर। समझ गए? प्लॉट Yes. कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर कैसे प्लॉट करना है? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब IUGS क्लासिफिकेशन ये है। IUGS क्लासिफिकेशन दो तरह के क्लासिफिकेशन देता है, एक तो ऑब्वियसली फेल्सिक रॉक का देता है, राइट, और मैफिक का भी देता है। तो फेल्सिक रॉक का देता है रॉक मस्ट कंटेन, ठीक है, एटलीस्ट 10%, मतलब इन सब मिनरल का सम एटलीस्ट 10% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 10% से ज्यादा होगा तभी आपको इस QAPF डायग्राम में इसको क्वालिफाई करना है, में क्लासिफाई करना है। ठीक है, अब उसमें फिर क्वार्ट्स का कितना परसेंटेज है इनमें, QAPF में क्वार्ट्स कितना परसेंटेज है, अल्कली फेल्सपार कितना, तो 4 पॉइंट आएंगे, QA, ये वाला पॉइंट हो गया P, और ये ट्राइंगल नीचे एक्सटेंड होता है जो कि F कहलाता है, तो QAPF। ठीक है, अब अपर ट्राइंगल नॉर्मलाइज्ड टू 100 का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो इन सारे रॉक का टोटल जो परसेंटेज है वो 70% में आता है। ठीक है, बाकी जो 30% है वो कुछ और मिनरल्स हैं, ये नहीं है, ये 70% है। तो इसको तुम नॉर्मलाइज कर लोगे 100 में,
फिर निकालोगे कि नॉर्मलाइज करना आता है आपको? डू यू गाइज नो हाउ टू नॉर्मलाइज अ मिनरल? अगर आता है तो ठीक है, नहीं है तो मान लो 70% में से ये कह सकता हूं ना मैं कि 30% कॉर्ड्स है, ठीक है। अल्कली फेल्सपार 10% है, और प्लाजियोक्लेस भी कितना डालें, 5% है, तो कितना बच गया? 30 नहीं यार, थोड़ा ज्यादा डालना होगा, 70 करना है ना, तो इसको 20 कर लो, इसको 15 कर लो, कितना हो गया? 30, 20, 15। तो ये याद रखो, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर रहा हूं मैं, क्वार्ट्ज और फेल्सपाथ व्हाइट एक साथ नहीं आते। कहने का मतलब SiO2 अगर कम है तो क्वार्ट्ज बनेगा नहीं, फेल्सपाथ व्हाइट बन जाएगा। तो या तो क्वार्ट्ज आएगा या फेल्सपाथ व्हाइट आएगा, ठीक है। तो या तो आपका कंपोजिशन ऊपर वाले ट्रायंगल में होगा या नीचे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इज दिस क्लियर? क्वार्ट्ज और फेल्सपाथ व्हाइट एक साथ नहीं आता है। सर फेल्सपार और फेल्सपार व्हाइट में सर क्या डिफरेंस है, एक बार? हाँ, तो फेल्सपाथ व्हाइट आर फेल्सपार लाइक मिनरल्स, ठीक है। तो वो तब बनते हैं जब क्वार्ट्ज का परसेंटेज कम होता है या SiO2 का परसेंटेज कम होता है, अंडर सैचुरेटेड, यस, सिलिका अंडर सैचुरेटेड। तो सिलिका कम है, राइट, तो उस केस में फिर क्वार्ट्ज, एक्स्ट्रा क्वार्ट्ज नहीं बनता, फेल्सपाथ व्हाइट ही बन जाता है, क्योंकि जो बच गया सिलिका वो SiO2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर अंडर सैचुरेटेड है तो इट विल फॉर्म फेल्सपाथ व्हाइट। फेल्सपाथ व्हाइट एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स है which behaves like फेल्सपार, या टाइप ऑफ अ फेल्सपार होते हैं, बट उसमें SiO2 थोड़ा कम होता है। अब ये बताऊंगा वो सारे उसके फॉर्मूले, एग्जांपल, वो सब में मत जाओ, बट ठीक है, मैं तुम्हें नॉर्मलाइज करना बता देता हूं। तो जब मान लो हमारे पास QAP है, सब ये सब फेल्सिक टेम्परेचर पे ही बना, टेम्परेचर पे प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पोजिशन में इशू है आसिफ। SiO2 अगर कम है तो ही फिर वो बनेगा फेल्सपाथ व्हाइट, ठीक है। टेम्परेचर वही है जो फेल्सिक मिनरल का होता है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा एक रॉक है, उसमें 70% ये तीन मिनरल्स हैं, बाकी 30% कुछ और है, 70% ये तीन मिनरल्स है क्या? क्वार्ट्ज, अल्कली फेल्सपार और प्लाजियोक्लेस। कितने हैं? क्वार्ट्ज है तुम्हारा, लेट से 60% क्वार्ट्ज है, अल्कर नहीं, 60 ज्यादा हो गया, 40 कर लो, 50 और 10 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो 50% क्वार्ट्ज है, 10% प्लाजियोक्लेस है और 10% अल्कली फेल्सपार है, हो गया 70। तो 50 क्वार्ट्ज, 10 प्लाजियोक्लेस और 10 अल्कली फेल्सपार। अब इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का मतलब आउट ऑफ 100, अगर 70 में ये 50% है ना, 100 में कितना होगा, समझे? उसको कहते हैं नॉर्मलाइज करना। तो क्वाड जो है तुम्हारा वो 50 है, बट आउट ऑफ 70 है ना वो, राइट। तो आउट ऑफ 100 कितना होगा ये? दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ क्वाड्स। तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, 7 7 49, कुछ 70% के आसपास आएगा, निकालो। 500/7 कितना होता है? 71.42। ये तुम्हारा क्वाड्स आ गया। अब तुम्हारा प्लाजियोक्लेस कितना आएगा? 10/70 इंटू 100। तो ये बता दो कितना आ रहा है? 100/7। 100/7 कितना होता है? 14.28 होता होगा। तो ये 14.28, तो ऑब्वियसली जो एल्कली फेल्सपार है वो भी 14.28 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इन तीनों का सम 100 होगा, 1 2 और 3। अब इसको प्लॉट करना है, समझे?
नॉर्मलाइज करने के बाद QAP में प्लॉट करना है। तो 71, 14 और 14 प्लॉट करते हैं। तो 71 यहाँ कहीं आएगा, ये 60 है, ये 90 है, तो 60 और 90 के बीच में आएगा तुम्हारा 75, 60, 90, यहाँ पे ये 75 हो गया, 75 और 60 के बीच में यहाँ कहीं 71 आएगा कॉर्ड्स, यस और नो? कॉर्ड 71 आया था ना मेरा, 71.42, तो ये कॉर्ड्स की 71 वाली लाइन आ गई। आसिफ समझ रहे हो? अब बाकी वो बोल रहा है कि प्लाजियोक्लेस और अल्कली फेल्सपार दोनों 14.28 14.28 है, तो दोनों बराबर हैं, तो बीच में ही आएंगे ना। इनको अगर तुम करोगे तो आपस में तो ये 50-50 ही है ना, P और A। तो ये सेंटर वाली लाइन आ गई। तो ये इस रॉक का क्या नाम होगा? क्वार्ट्ज रिच ग्रेनिटोइड। इज दिस क्लियर? आया समझ में? यस सर। तो ऐसे तुम रॉक को प्लेस कर सकते हो QAP में, और नीचे करना है तो इसमें। अगर फेल्सपाथ व्हाइट है तो यहां पे कहीं आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब ये नाम थोड़े बहुत याद कर सकते हो तुम, कि मतलब अगर क्वार्ट्ज तुम्हारा 5% से कम है। यस यस सुमित। सर पी और ए तो बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ सर पी और ए, प्लेजियोक्लेस और एल्कली फेल्सपार बीच में तो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्वार्ट्ज रिच ग्रेनिटोइड होगा वो तो श्योर है, पर हाँ। पर वो बीच में तो नहीं आना चाहिए अगर कॉम्पोजिशन वाइज प्लॉट करें। अच्छा, तो 14.28 है, राइट? यस सर। ये प्लाजियोक्लेस है, और एल्कली फेल्सपार भी 14.28 आएगा। यस सर। तो अब तुम ये बताओ कि P और A का आपस में क्या रेशियो है? 50%, 50%, यस सर, 50-50 है। राइट? यस सर। 50-50 है। तो ये जो A और P वाली लाइन है, राइट, ये प्लाजियोक्लेस का एंड है, ये अल्कली फेल्सपार का एंड है, करेक्ट? यस सर। तो इसके एग्जैक्टली बीच में आएगा ना 50-50 वाली लाइन, 50-50 वाला पॉइंट, सॉरी, सर यहाँ उधर पे से, आएगा। सर वहां से हम 14 भी तो काउंट कर सकते थे, मतलब। कर लो, वो भी कर लेना, वही बता दूंगा मैं, बट ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस लाइन पे हर पॉइंट पे 50-50 ही होगा ना, यही तो हमने अभी देखा। यस सर। इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे A और P 50-50 ही होना चाहिए, ये सुन। यस सर। अब तुम्हें अगर काउंट करना है तो काउंट भी करा देता हूं मैं। ये 10 है, राइट? ये मेरा प्लाजियोक्लेस 10% है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10% होगा, राइट? क्योंकि 90 क्वाड्स है और इस पे A 0 है, तो प्लाजियोक्लेस 10% होगा ना। यस सर। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन कैसे जाएगी? मैं थोड़ा रफ बना रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे जाएगी, राइट? यस सर। तो और 20 इधर से कहीं जाएगी, इसके इधर से, तो ये बीच वाला पॉइंट 15 के आसपास नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो 14.28 और 15 लगभग आसपास नहीं आएगा? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर। सबको क्लियर है कि कैसे प्लॉट करते हैं? अब इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? बेसाल्ट कह रहा हूं, मैफिक मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है? तो ये हम कल देख लेंगे। ओके, चलो, गुड नाइट, टेक केयर।